दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, बीजेपी की जान को एक नया बबेला खड़ा हो गया है। दरअसल इस बार चोट जो है वो बिल्कुल दिल पे पड़ी हुई है और चोट दरअसल बहुत गहरी है दोस्तों। और चोट इतनी गहरी है कि बीजेपी ना तो उस चोट को दिखा सकती है और ना ही उस पर मरहम लगाने के लिए कोई रास्ता ढूंढ सकती है। चोट लगी है दरअसल बहुत ही तगड़े तरीके से, और वो कैसे लगी है वो इसका खुलासा मैं इस विश्लेषण के माध्यम से आपके सामने रखने जा रहा हूं। चोट दोस्तों ऐसी लगी है कि आप सब जानते हैं कि जो फिल्म जगत की बहुत बड़ी हीरोइन है हेमा मालिनी भारतीय जनता पार्टी की मथुरा से सांसद हैं। तो हेमा मालिनी पर एक नया बखेड़ा खड़ा हो गया है, और बखेड़ा दरअसल ये खड़ा हो गया है कि जगन्नाथपुरी में मंदिर में हेमा मालिनी दर्शन करने गई। वहां तक सब ठीक था, उनके साथ वहां के पुरी के सांसद संबित पात्रा भी थे, वो मौजूद थे। वो बहुत तेज तर्रार प्रवक्ता रहे भारतीय जनता पार्टी के, और बहुत जबरदस्त, आज भी शायद वो प्रवक्ता ही हैं और जबरदस्त वो तेज तर्रार माने जाते हैं। तो इनके खिलाफ एक मुकदमा जगन्नाथपुरी में ही एक थाने में दर्ज हो गया है। और दर्ज क्या हो गया है दोस्तों? दर्ज ये हो गया है कि जगन्नाथपुरी वाले मंदिर में कोई भी गैर हिंदू प्रवेश नहीं कर सकता। तो हेमा मालिनी गैर हिंदू कैसे हो गई? हेमा मालिनी तो हिंदू है। नहीं, हेमा मालिनी गैर हिंदू हो गई। आरोप ये लगाया है एफआईआर में कि ये इन्होंने धर्मेंद्र से शादी करने के लिए इस्लाम धर्म अपना लिया था, इसके कारण ये अब हिंदू नहीं रही है, ये मुसलमान है। तो इनके खिलाफ कार्रवाई करने, और इन्होंने धार्मिक भावनाओं को आहत किया है, इस बात को लेकर जगन्नाथ सेना, जो पुरी की एक स्थानीय लोकल संगठन है जो हिंदू इस तरह की चीजों का संरक्षण करता है और आवाज उठाता है, उसने ये एफआईआर दर्ज इनके खिलाफ कराई है और कार्रवाई करने की मांग की है कि इन्होंने वहां जाकर धार्मिक भावनाएं आहत की हैं। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि 1979 में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने शादी कर ली थी। और शादी दरअसल चूंकि धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा थे, उनके 4 बच्चे ऑलरेडी थे और हैं उनके 4 बच्चे। तो उन्होंने शादी करी हेमा मालिनी से। हिंदू जो अधिनियम है, मैरिज एक्ट है, विवाह अधिनियम, उसके तहत कोई भी हिंदू बिगर तलाक लिए शादी नहीं कर सकता। लेकिन धर्मेंद्र की हालत यह थी कि धर्मेंद्र हेमा मालिनी से शादी तो करना चाहते थे लेकिन तलाक नहीं देना चाहते थे। तो उन्होंने तलाक नहीं दिया अपनी पत्नी प्रकाश कौर को, तलाक नहीं दिया और हेमा मालिनी से शादी कर ली। तो शादी करने का तरीका ये निकाला कि इस्लाम धर्म उन्होंने अपना लिया, और चूंकि इस्लाम धर्म में 4 शादी करने की छूट है, इसलिए इस्लाम धर्म के तहत ऐसा कोई मसला नहीं होता, और उन्होंने अपना नाम भी बदल लिया शादी करने के लिए। और इसी तरह हेमा मालिनी ने भी अपना एक मुसलमान नाम रख लिया, और दोनों ने वहां पर, काजी ने उनकी वो शादी वहां पर कंप्लीट कराई। मैं आपको नाम बता देता हूं 1 मिनट की उन्होंने नाम क्या रखा है अपना। हेमा मालिनी ने अपना जो नाम रखा है और धर्मेंद्र ने जो अपना नाम रखा है, वहां जो मुंबई में 21 अगस्त 1979 को मुंबई में मौलाना काजी अब्दुल्ला फैजाबादी ने ये निकाह संपन्न करवाया निकाह। और धर्मेंद्र ने अपना नाम रखा इस निकाह के लिए दिलावर खान केवल कृष्ण, और हेमा मालिनी ने अपना नाम रखा आयशा बीबी आर चक्रवर्ती। और इस तरह से इनका ये विवाह वहां पर संपन्न हुआ। अब झमेला इस बात को तो खड़ा होना ही है, लेकिन दिक्कत क्या है कि ये मामला तब भी उठ सकता था और बाद में भी उठ सकता था। लेकिन चक्कर ये है दोस्तों, एक दिक्कत क्या है इस देश में कि जो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लेते हैं, या भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि यह आदमी हमारे काम का है, इसको हम ले लेते हैं। तो इसी तरह हेमा मालिनी को भारतीय जनता पार्टी ने, आपको पता है, ले लिया था। और धर्मेंद्र ने भी चुनाव लड़ा था, सनी देओल ने भी चुनाव लड़ा। इनके परिवार से 3 लोग चुनाव लड़के एमपी रह चुके हैं। धर्मेंद्र ने, मैं आप बता दूं, बीकानेर राजस्थान की जो संसदीय सीट है उससे चुनाव लड़ा था, पर उसके बाद वो दोबारा नहीं आए वहां पर, उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, क्योंकि उसके बाद उनके दर्शन ही नहीं हुए वहां पर। इसी तरह सनी देओल पर भी आरोप लगा कि वो संसद में जाते ही नहीं है। तो ये भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे मामलों को दरकिनार कर देती है। दरअसल ये लव जिहाद का ही मामला है दोस्तों, लेकिन ये लव जिहाद पार्टी को नजर नहीं आता। क्यों नजर नहीं आता? आप देखिए कि वैसे तो पार्टी कानून बना रही है, लव जिहाद के खिलाफ पार्टी ने मध्य प्रदेश की जो भारतीय जनता पार्टी सरकार है,
उत्तराखंड की जो सरकार है उन्होंने कानून बनाया हाल में लव जिहाद के मामले को लेकर। लेकिन ये जब मामला आता है सामने तो पार्टी इस मामले में कुछ नहीं करती है, क्योंकि ये वोट खींचने का मामला है, ये सत्ता में आने का मामला है, इसी तरह से सत्ता बटोरी जाती है। तो ये दोस्तों हाल है, और ये केवल यही उदाहरण नहीं है। सत्ता में आने के लिए पार्टी क्या क्या करती है, और ये केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। जिस दल को मौका मिलता है वही दल अपने उसूल उसके फिर तुरंत बदल जाते हैं। जहां फायदे का सौदा नजर आता है वहां फिर उसूलों का कोई लेना देना नहीं होता। मैं आपको दूसरा उदाहरण भ्रष्टाचार का देके बता रहा हूं। हालांकि ये इस वक्त ये मुद्दा नहीं है, केवल ये समझाने मात्र के लिए, उदाहरण देने के लिए कि राजनीतिक दल कैसे अपने पैतरेबाजी करते हैं और कैसे अपनी चाल बदल लेते हैं सत्ता में आने के लिए। मैं आपको बता रहा हूं आपको कि भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लगता रहा है, जैसे ये मामले में कि हेमा मालिनी को पार्टी ने शामिल कर लिया, टिकट भी दी थी, 2-3 बार वहां से सांसद रह ली मथुरा से हेमा मालिनी। लेकिन इस मुद्दे में लव जिहाद किसी को दिखाई नहीं देता, और बाकायदा इस्लाम धर्म ग्रहण करने के बाद भी वो आराम से मंदिरों में जाती हैं, अपने वो कृष्ण की लीला पेश करती हैं, किसी को कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रखा है। और मैं आपको बताता चलूं लगे हाथ इसी मुद्दे को लेकर कि जब भ्रष्टाचार के जो आरोपी हैं वो जब भाजपा में शामिल हो जाते हैं तब उन पे भ्रष्टाचार की कार्रवाई नहीं होती, फिर वो दूध के धुले हो जाते हैं, वो गंगा स्नान कर लेते हैं, उनको महाकुंभ में स्नान करा हुआ माना जाता है। कौन कौन ऐसे महान नेता हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया और अपने पापों से छुटकारा उन्होंने पा लिया। मैं आपको नाम पढ़ के बता देता हूं, खाली बहुत लंबी चौड़ी बात, उनके खिलाफ क्या क्या आरोप हैं वो सब मैं आपको नहीं इसमें बता नहीं सकता, क्योंकि समय का दोस्तों अभाव रहेगा। मैं बताऊं आपको कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा से शुरू करते हैं कि इनके खिलाफ, वहां पर हेमंत बिश्व शर्मा के खिलाफ शारदा चिटफंड घोटाले में सीबीआई ने इनको आरोपी बनाया था। फिर बाद में क्या हुआ कि जब बीजेपी में आ गए तो उसके बाद ये फ्री हो गए, वहां से सीबीआई ने फिर कोई कार्रवाई नहीं करी। शुभेंदु अधिकारी, ये पश्चिम बंगाल में ममता सरकार के मंत्री थे और इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। इन पर नारद स्टिंग ऑपरेशन में पैसा लेने का आरोप लगा था। जब भारतीय जनता पार्टी में आ गए तो फिर वो मामला रफा दफा हो गया। और अब आप देखिए उसके बाद जितेंद्र तिवारी, ये पश्चिम बंगाल में आसनसोल से कद्दावर नेता रहे जितेंद्र तिवारी। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का, इन पर कोयला चोर और तस्करों को पार्टी में लाने पर इनके आरोप हैं, इस तरह के कुछ आरोप हैं इनके ऊपर। और इनके बाद जब ये भारतीय जनता पार्टी में आ गए तो वो आरोप का अता पता नहीं मिला कुछ भी। और उसके बाद ये वापस इसी तरह ये इन पर आरोप ये रहा है कोयला तस्करी में ये शामिल रहे। नारायण राणे, ये श्रीमान महाराष्ट्र शिवसेना उद्धव गुट का आरोप है कि ये बीजेपी की वॉशिंग मशीन में डालकर ये पवित्र हो गए हैं, और इन पर भी इसी तरह का आरोप था। नारायण के 1300 पन्नों की जो सीबीआई ने जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की थी उसमें लिखा था कि इनकी संपत्ति की जांच की मांग की, और ये मनी लॉन्ड्रिंग से अपना पैसा सफेद कर रहे हैं नारायण राणे। फिर ये बीजेपी में आ गए और केंद्र ने इनको मंत्री बना दिया, केंद्र की मोदी सरकार में ये मंत्री बन गए। फिर बीएस येदियुरप्पा, ये कर्नाटक के बीजेपी का चेहरा है, आप जानते हैं। भ्रष्टाचार पर इनके आरोप लगे। येदियुरप्पा पर 2011 में 40 करोड़ रुपए लेकर अवैध खनन को शहद देने का आरोप लगा और लोकायुक्त ने उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट भी जारी किया। फिर उसके बाद ये बीजेपी में आ गए और वहां पर आप पता है बीजेपी में आए तो वहां पर मुख्यमंत्री भी रहे। ये इसी तरह प्रवीण डारेकर है महाराष्ट्र के, तो इन पर 200 करोड़ रुपए घोटाले का बैंक के कोऑपरेटिव बैंक का आरोप लगा था। तो ये हार्दिक पटेल हैं गुजरात के, इन पर 20 केस दर्ज थे और तड़ी पार भी इनको रहना पड़ा था। और पटेल ने गुजरात चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़ दी, बीजेपी में शामिल हो गए। अब उन वो आरोप कहां गए उनका पता नहीं है। अजीत पवार फेमस नाम है, आप जानते हैं, शरद पवार के भतीजे हैं। इन पर 70,000 करोड़ के सिंचाई घोटाले का आरोप और भारतीय जनता पार्टी ने लगाया है। मैंने खुद ने पहले वीडियो बनाए हैं, आपने भी देखे होंगे शायद वो, और आप चाहे तो सर्च भी कर सकते हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान अजीत पवार पर सिंचाई घोटाले का आरोप लगाया था। 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप था, लेकिन चूंकि महाराष्ट्र में जब समर्थन दे दिया अजीत पवार ने भारतीय जनता पार्टी को, तो उसके बाद उस घोटाले का दोस्तों अता पता नहीं है। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि जब भारतीय जनता पार्टी अपनी सुविधा से काम करती है, लव जिहाद का मामला हो, गाय को बचाने की तस्करी का मामला हो,
कोई इस तरह के जो संवेदनशील मुद्दे हैं दूसरे, उस तरह के जब दूसरे मामले होते हैं तो वो फिर तुरंत बाजी पलट जाती है। जैसे हेमा मालिनी के मामले में आपने देखा कि बाकायदा उनको पूरा सम्मान दिया गया, हेमा मालिनी को आदर दिया गया। कभी किसी भी हिंदू संगठन ने, कोई भी संगठन, ये जो संगठन आज औरंगजेब की कब्र को लेकर बवेला मचा रहे हैं और नागपुर में जबरदस्त हिंसा हुई है इस मुद्दे को लेकर, इन्होंने कभी भी हेमा मालिनी के खिलाफ कोई बात नहीं कही है। मैं ये बात कहना चाह रहा हूं आपसे। ना धर्मेंद्र के खिलाफ इन्होंने कोई बात कही कि ऑलरेडी शादीशुदा है, वो हिंदू है, इन्होंने मुस्लिम धर्म अपनाया, किस तरह ये धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होते हैं। और कभी भी किसी संगठन ने, कोई भी हिंदूवादी संगठन ने कभी इनकी जो पिक्चर है, इनकी जो सिनेमा है, उनके बहिष्कार की मांग नहीं करी, उनका कोई विरोध प्रदर्शन नहीं किया और बाकायदा उनका सम्मान किया गया। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो आप जानते ही हैं कि दोनों पिता पुत्र और हेमा मालिनी को टिकट दिया गया और वो बाकायदा सांसद रहे, उनके बहुत ही उनको डेकोरेट किया गया बाकायदा। तो ये दोस्तों हालत है इस देश में कि हम जो है वो लकीर के फकीर हैं। और चूंकि इस देश में मेरा मानना आज भी है कि आधी आबादी से ज्यादा अनपढ़ है और लोग ना समझ हैं, उनको समझ में नहीं आती, उनको कैसे भी बरगलाया फुसलाया, धार्मिक के नाम पर, भ्रष्टाचार के नाम पर बहलाया फुसला जा सकता है सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के कारण। और ये जो समाज में, देश में जो आप विद्वेष की भावना देख रहे हैं दोस्तों, ये इसी का परिणाम है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, जब खुद की गरज पड़ती है तब सारी चीजें एक तरफ कर दी जाती हैं और जब दूसरा कुछ करे दोस्तों तो उसको फिर धार्मिक मुद्दे को लेकर, भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर इस तरह भारतीय जनता पार्टी कटघरे में खड़ा करती रही है। अब देखना यह है दोस्तों कि जो मुकदमा दर्ज हुआ है, एफआईआर दर्ज हुई है हेमा मालिनी के खिलाफ, उसमें पुलिस क्या कार्रवाई करती है। क्या पुलिस में इतना साहस है कि वो हेमा मालिनी के खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने के मामले में कोई कार्रवाई कर सके और ये कानून का उदाहरण दे सके। देश में सिस्टम दो लोगों के साथ चलता है, गरीब और आम आदमी के खिलाफ मुकदमा हो जाए तो पुलिस तो उसको किसी भी हालत में नहीं छोड़ती, उसकी चमड़ी उधेड़ देती है। लेकिन ऐसे वीआईपी लोग, ऐसे बड़े ताकतवर लोग, भारतीय जनता पार्टी की सांसद है, आंखों का तारा है, किसकी हिम्मत है दोस्तों कि कोई उंगली तो उठा दे। वो ठीक है कि एफआईआर दर्ज हो गई, कोई बात नहीं, लेकिन कुछ दिनों बाद ये मामला आप देखेंगे कि ठंडा पड़ जाएगा और कहीं कुछ नहीं होगा। ये दोस्तों हालत है इस देश की। भगवान भला करे इस देश का, यही कहा जा सकता है इस देश के मतदाताओं का, कि वो ऐसे लोगों को जिताते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को जिताने की बात, सवाल ये नहीं है। मुद्दा ये है कि जो संगठन है उनका क्या चेहरा है असली, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। औरंगजेब की कब्र को लेकर दुनिया भर का हंगामा बरपाने वाले लोगों ने एक लाइन हेमा मालिनी के पुरी मंदिर में जाने पर नहीं कही है, जगन्नाथ जी का मंदिर पर जाने पर। तो दोस्तों आपको आज का विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज अपने लाइक एंड कमेंट के साथ मुझे बताइए। साथ में इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को शेयर करना नहीं भूलें। मेरा तमाम दोस्तों से अनुरोध है कि जिन मित्रों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए। धन्यवाद, नमस्कार।